मेरा नाम संदीप है। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट 10 है आपकी, जिसमें स्पेशली आपके एमपी ट्राइब्स के बारे में आपका एक पूरा का पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा। उसमें तो एमपी की मोस्टली ट्राइब्स कौन कौन सी होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, उनके आर्ट एंड कल्चर्स क्या हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्यों है, और इनके अलावा अगर बात करते हैं एमपी के लोकल आर्ट्स क्या है, लोकल फेस्टिवल्स क्या है, लोकल लैंग्वेजेस क्या है। क्लियर। इसके अलावा और एमपी के जो लोकल और ट्राइबल जो पर्सनालिटीज हैं, जस्ट लाइक दिस टांट्या व्हील, ताजिया नायक, एक्सेट्रा ऑन दिस। तो ये कुछ नया सेक्शन आपके यूनिट 10 में ऐड ऑन किया गया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको ऐड ऑन ही क्यों किया गया। अगर हम पुराने सेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम करते हैं 2023 एंड 2024, तो आप देखते हैं कि उसमें भी एक्चुअल में एमपी ट्राइब्स के बारे में हम स्टडी करते थे, एमपी आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम डिस्कस करते थे, एमपी की लोकल पर्सनालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करते थे, एमपी के जो क्या नाम है, लोकल डांस है, लोकल डायलेक्ट है, मतलब वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, लोकल वहाँ का जो कल्चर है, ये सभी हम उसके बारे में पढ़ा करते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मेरा कहने का सेंस यहाँ पर है कि एक यूनिट पर्टिकुलर आपकी किसके लिए कर दी गई है, केवल प्रीलिम्स के लिए, जिससे आप मोस्टली अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन इंटू 2 अगर बात करें 20 मार्क्स का केवल उस सेक्शन से आपको आना है। पहली चीज है। दूसरा क्या था कि 2024 की 2023 और 2024 को अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि 2023 में ट्राइब से क्वेश्चन पहले भी आते थे। ये आप मानते हैं कि अगर पूरे ओवरऑल इंडिया की भी हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन एमपी में ही रहती है आपके, और आपको बहुत सारे ट्राइबल कल्चर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले से ही आ रहे थे। अब यूनिट को स्पेसिफिक करने से क्या चेंजेस आएंगे। पहले क्या था, ब्रॉड क्वेश्चन आते थे, जैसे टांट्या व्हील हो गया, ताजिया नायक हो गया, भीमा नायक हो गया, और दो तीन और फेमस पर्सनालिटीज हम उसको पढ़ते थे, इतने में हमारा काम चल जाता था। प्री में वो एकदम अच्छे नंबर भी आ जाते थे। लेकिन 2024, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, इस फेस पे उन्होंने पर्टिकुलर कैटेगराइज किया हुआ है। तो आपको इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज तो डिस्कस करनी ही करनी है। जो तीन चार पर्सनालिटीज थी जिनके बारे में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है कंट्रीब्यूट भी किया गया है, मध्य प्रदेश शासन और इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 2 ईयर से काफ़ी उन लोगों को मोटिवेट किया और इंडिया लेवल पे उनको ज़्यादा तो क्या नाम है सम्मान वगैरह दिया है। तो अब आपको इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के साथ साथ जो आपकी लोकल है, जैसे आपका अगर बात करते हैं ये भील वाले रीजन से, अगर हम बात करते हैं भूरी बाई की, अगर हम बात करें लहरी बाई की, अगर हम बात करते हैं ये जोधा बाई ये बैगा की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बादल भोई जो आपकी छिंदवाड़ा से, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ पर्सनालिटीज़ की आपको क्या एक लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो क्या सबके बारे में पढ़ना है, उनका क्या पढ़ना है। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़ना है उनके बारे में कि कब है, उसमें क्या हुआ। सबसे पहले आपको देखना है कि उनका ओरिजिन प्लेस कहाँ से था, निमाड़ रीजन से था, मालवा रीजन से था, या किसी और स्टेट से रहे लेकिन उनकी एक्टिविटीज आपके मध्य प्रदेश में ही रही। तो ये चीजें आपको डिस्कस करना पहला पॉइंट। दूसरी अगर हम पॉइंट की अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा मेजर पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। क्लियर। एक्चुअल में उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी इंसिडेंट क्या है, और उनका कंट्रीब्यूशन किस में है। फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, 1857 की स्ट्रगल में हो सकता है, फ्रीडम मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्लियर है। तो ओवरऑल आपको दूसरा पॉइंट ये देखना है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तीसरी बात, जब अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनका कहीं पर टॉम है, कहीं पर उनकी समाधि है, कहीं पर उनकी छतरी बनी है, एक्स वाई जेड जो भी है, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। चौथा पॉइंट, आपको उनके बारे में, जैसे मध्य प्रदेश शासन ने टंटा व्हील पुरस्कार योजना या अवार्ड पर प्राइस अवार्ड निकाला है, उसके बारे में डिस्कस करना है। या आप जैसे मानते हैं भगवान बिरसा मुंडा जयंती, या उनके बारे में मध्य प्रदेश शासन ने अवार्ड निकाला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एक तो पहला ओरिजिन, दूसरा कंट्रीब्यूशन, तीसरा उनका
मेजर प्लेसेस, कहाँ पर उनकी बर्थ प्लेस है, कहाँ पर उनका फ्रीडम स्ट्रगल है, कहाँ पर उनको फांसी मिली है, जहाँ पर वो शहीद हुए, ये सभी चीज़ों को डिस्कस करना है। और लास्ट में आपका बनता है कि एमपी गवर्नमेंट या एक इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या कंट्रीब्यूट दिया या उनके किस योगदान के लिए क्या क्या उनको अवार्ड या पुरस्कार या कोई स्कीम चलाई गई है, तो उसके बारे में हमें बेसिकली डिस्कस करना है। तो पहले तो मेजर पर्सनालिटीज पे ये क्वेश्चन है, जो पहले कहीं ना कहीं अगर 2023 से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले इतना ज़्यादा सेक्शन डीप में नहीं आता था। दूसरा अगर हम इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें इसमें आज ये कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में ये कुछ आपके 7-8 टॉपिक हैं जो यूनिट 10 में दिए गए हुए हैं। उनको मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ इनके बारे में हमको डिस्कस क्या करना है एक्चुअल में, कि हमें इस यूनिट में ऐसा क्या पढ़ें या इस यूनिट के प्रति हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्लियर है? ये मान के चलिए कि अगर पूरा ओवरऑल मैं प्रीलिम्स का सिलेबस भी देखूं टोटल 10 यूनिट्स में, तो आपका एमपी वाला ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको यूपीएससी और अदर स्टेट के कैंडिडेट से लीड कराएगा। तो अगर आपको प्रीलिम्स फाइट करनी है तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि अगर आप एमपी ओरिजिन के एमपीपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड हैं तो आपको सब आपकी कमांड किस में होनी चाहिए, लोकल जो आपकी इंफॉर्मेशन है अर्थात स्टेट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर सही हो, क्योंकि यही क्वेश्चन ही आपको क्या देंगे, लीड आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो पहला जो टॉपिक आपका दिया ट्राइब्स इन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं। अगर टिल डेट मतलब आज तक की अगर हम बात करते हैं मैं 2024 तक की, तो अगर नॉम रजिस्टर्ड जो आपकी ट्राइब्स हैं जो आपकी ऑथराइज हैं अगर एमपी अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 43 हैं। 2003 में एक्चुअल में 46 ट्राइब्स थी। जो आपकी तीन ट्राइब्स थी जिसमें कीर है, पारधी है, इनको क्या किया था, एसटी कैटेगरी से उनको बाहर कर दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी 43 ट्राइब्स है। तो क्या 43 ट्राइब्स ही पूरी पढ़नी पड़ेंगी? 43 ट्राइब्स का कल्चर, उनका रहने का प्लेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनके क्या नाम रिलीजियस मेथड, उनका सोशल स्ट्रक्चर, देयर आर वेरी क्लासिफिकेशंस। तो हमें यहाँ पर देखना, तो कुछ मेजर ट्राइब्स का हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे भील एंड बिलाला, आपको मालूम है भील एंड बिलाला ये एक्चुअल में मेजर ट्राइब्स है। अगर इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ओनली 40% ऑफ पॉपुलेशन, जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है आपकी स्टेट की, उसका 40% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं भील एंड बिलाला। क्लियर है? तो जैसे भील हो गई उसकी सब टाइप्स बिलाला हो गई, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड वन गोंड। गोंड अगर आज के टाइम में अगर बात करते हैं सभी ट्राइब्स में काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो क्लियर है? तो गोंड पढ़ना, गोंड के भी सब टाइप्स आपको डिस्कस करना डिटेल में। जैसे धुरगोंड की हम बात करते हैं, राजगोंड की हम बात करते हैं। फिर गोंड का क्लासिफिकेशन आपने ऑक्यूपेशन के आधार पर किया हुआ है कि जो आयरन का काम करता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है जिसको हम जनरली लोहार बोलते हैं, वो कौन सी ट्राइब्स होती है। जो एक्चुअल में प्रीस्ट का काम करते हैं अर्थात पूजा पाठ का काम करते हैं, वो कौन सी ट्राइब्स होती है। कुछ आप लोग देखते हैं ना, और आपको देखते होंगे रोड वगैरह में चौराहे वो ढोलक बजाते हैं, अपने आप को कोड़े टाइप के मारते हैं, अगर आप लोगों ने देखा। कोयला भूतिस जिनको जनरली हम बोलते हैं, उस तरीके की ट्राइब्स वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो व्हील एंड गोंड ये टू मेजर ट्राइब्स हैं। इनके आपको मेजर जितने भी सब टाइप्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। उनके जो मेजर गॉड्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उनका इकोनॉमिकल कल्चर क्या है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ऑक्यूपेशन क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा उनके कुछ स्पेशल फेस्ट हैं, स्पेशल उनके यूथ क्लब है, जैसे गोतुल है। क्लियर है? जो किसको गोंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोंड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से एक भगोरिया फेस्ट होता है जो भील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपने देखा भी होगा 2022 एंड 2023 एमपीपीएससी मेंस
उसमें आपने देखा सीधे अब क्वेश्चन आने लगे कि आप भगोरिया फेस्ट को एक्सप्लेन करें। तो मैं ये नहीं बता रहा कि मेंस में आपको क्या करना है, मेरा ये है कि इम्पोर्टेंस अब कितना बढ़ रहा है लोकल नॉलेज का। पहले आप पढ़ते थे भगोरिया क्या है, भीलों का एक पर्व है, अब नहीं काम चलने वाला, हो गया, जितना होना था हो चुका। अब भगोरिया के बारे में पढ़ना है, कब ऑर्गेनाइज होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, पहले 2 डेज में हम क्या करते हैं, फिर आफ्टर 3 डेज क्या करते हैं, फिर आफ्टर 2 डेज हम क्या करते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट, हम उसको बनाते कैसे हैं, वाई सेलिब्रेट, हम उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं। क्लियर। तो अब क्वेश्चन का लेवल ये आ गया। क्लियर। तो मेरा यह है कि कुंजी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो आपका अपना चॉइस, उसके लिए नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं जब तक आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो पहले आपको भील एंड भील सब टाइप्स ये आपको डिस्कस करना है। सेकेंड वन गोंड, गोंड की सब टाइप्स, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड थर्ड मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी कोल। क्लियर। कोल की अगर बात करें तो कोल के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। इसमें देखिए मैं आपको मैप्स में एक बार दिखाता हूँ आपको। क्लियर। थोड़ा सा मैप में भी देख लीजिए। अगर हम जनरली बात करते हैं तो ये एमपी का टोटल आप देखते हैं, फिर आपके अगर बात करें 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एमपी के ईस्ट में, एमपी के वेस्ट में, एमपी के नॉर्थ में, एमपी के साउथ में, सेंट्रल एमपी में, नॉर्थ वेस्ट में, जो हम मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पर किस टाइप की ट्राइब्स रहती हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। अगर आपको जनरली ये आइडिया भी है इसके बारे में, क्लियर है, अगर इसके बारे में मैप के में ये भी मालूम है कि यहाँ पर अगर हम जनरली बात करते हैं, ये वाला जो एरिया है, क्लियर, ये कौन सा एरिया कहलाता है, अगर हम थोड़ा सा बात करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, एंड दिस पॉइंट क्या कहलाता है, ये नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम जनरली उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया जो मैंने मार्क किया है ब्लैक कलर से, क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी। यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिलती है, सहरिया ट्राइब्स। अब मान लीजिए छोटा सा, आप मान लीजिए पढ़े, आपको नहीं एग्जैक्ट मालूम कि एमपी में सहरिया ट्राइब्स, हमें ये भर पता है कि उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी में सहरिया ट्राइब्स हमको आइडेंटिफाई होती है, इतना आप जानते हैं। क्वेश्चन आगे मान लीजिए तो शिवपुरी, क्लियर, या श्योपुर या मुरैना कि इनमें से कौन से जिले में, या इस तरीके से क्वेश्चन, इनमें से कौन से जिले में सहरिया ट्राइब्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा, या ये उनका एरिया जहाँ पर सहरिया ट्राइब्स रहते हैं। तो अगर आपको इतना भर मालूम है कि शिवपुरी एंड शिवपुर एंड मुरैना नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी, क्लियर है, तो भले ही आपको नहीं मालूम है कि कब मिलती है सहरिया, नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको ये लोकेशन पता कि सहरिया आपके नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी में है, कि तीनों जिले नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी है, एग्जैक्ट आपसे आंसर निकल जाएगा। क्लियर है चीजें। तो ये चीजें समझने के लिए, नहीं तो रटना तो रटिए आप। 43 ट्राइब्स है, 43 के भी कई सारे सेक्शन है, बहुत सारी सब ट्राइब्स हैं, फिर सब ट्राइब्स के कई जिलों में रहते हैं। क्लियर है। बहुत सी ट्राइब्स हैं, कई मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं, तो रटते रटते तो मन निकल जाएगी, तब भी वो ट्राइब्स याद नहीं होंगी। क्लियर है। तो हमेशा ट्राइब्स को कैसे मेमोराइज करना है, आप मैप बनाइए, मैप के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने सहरिया का, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न एमपी, ये वाला एरिया, मतलब मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न एरिया है, ये जो वेस्टर्न सेक्शन है, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी ट्राइब्स वहाँ पर स्पेशली पाई जाती है। तो आप अगर बात करें तो वेस्टर्न एमपी में आपको भील ट्राइब्स रहती है, भील या उसकी जो सब ट्राइब्स है, भील एंड भिलाला, पटालिया, उसकी भी एक सब ट्राइब्स कहलाती है। तो ये मेजर ट्राइब्स कहाँ पर रहती है, वेस्टर्न एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में। अब आपको ये मालूम है कि अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, धार, एक्सेट्रा, ये सब कहाँ पर है, एमपी के वेस्टर्न साइड्स में। अब क्वेश्चन आ जाए कि रतलाम में मेजर कौन सी ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिलती है। आप पता है रतलाम वेस्टर्न साइड्स ऑफ एमपी है, क्लियर है। तो आपको ये भी पता कि वेस्टर्न साइड्स में भील ट्राइब्स भी रहती है, आंसर निकला, नहीं याद करने की आवश्यकता ही नहीं।
जो चीज़ बिना याद किए समझ कर हमें बहुत दिनों तक रह सकती है, तो उसके लिए क्यों व्यर्थ मेहनत करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं कि एक्चुअल में ट्राइब्स हैं उसको ट्रेडिशनल पैटर्न में मत रटिए, नहीं तो रटना खूब रटिए, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट होगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि 43 तो आपकी ऑथराइज हैं जो एमपी मध्य प्रदेश शासन की हैं, फिर उसके बाद इतनी उसके बहुत सारे लगभग अगर बात करें तो लोग 50-60 उसके सब टाइप्स हैं, उनको पढ़िए, तो उनके हजारों कल्चर हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो 24 से 34 भी आ जाएगा। 2024 की जगह 2034 तक हम पहुंच जाएंगे, तब भी वो ट्राइब्स हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो मेरा कहने का सेंस केवल इतना है कि आपको ट्राइब्स की स्टडी करनी है विथ मैप। क्लियर है? तो आज तो मैं सिलेबस का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा यूनिट 10 का, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे की जो भी क्लासेस रहेंगी, हर क्लास में हर ट्राइब्स के लिए हम एक मैप यूज करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें सब भूल जानी है। मैं कितना भी यहाँ बता दूं, नोट्स आपके पास में सब लिखा हुआ है, वो चीज़ें कुछ नहीं रहनी। क्लास करने का पर्पज केवल इतना है कि जो चीज़ें यहाँ पर मैप में डिस्कस की जाए वो आपके पास होनी चाहिए, और एक्चुअल में पूरा जो सारांश निकलेगा ना, सेंस, पूरी इस यूनिट का सेंस भी वही है। और एग्जाम में भी क्या याद रहेगा, एग्जाम में भी आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको विथ मैप, क्लियर? तो मैप के साथ ही आपको ट्राइब्स के बारे में स्टडी करनी है। एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी में अगर हम डिस्कस करते हैं ईस्टर्न एमपी की अगर हम बात कर लें, इस वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, जिसमें जनरली आपका सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, ये वाला रीजन आता है। तो मेजरली ये वाला रीजन किस ट्राइब्स के लिए फेमस है? ये फेमस है फॉर कोल। क्लियर है? तो थर्ड लार्जेस्ट जो ट्राइब्स है आपके एमपी की, क्या है? वो कोल है। तो अगर आपको ये पता है कि इस वाले हिस्से में ईस्टर्न साइड्स ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगर कौन से क्या नाम है ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और हमें ये मालूम है कि यहाँ पर कोल ट्राइब्स ही सरवाइव करती है, यहाँ पर उनका ही क्या नाम है और टाउन, होम टाउन है, तो आप जनरली इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ एमपी सहारिया ट्राइब्स, वेस्टर्न एमपी आपकी भील ट्राइब्स, ईस्टर्न एमपी कौन सी होगी आपकी? कोल ट्राइब्स। गोंड के बारे में एक्चुअल में जो बात की जाती है, गोंड एक अगर बात करें तो डेवलप्ड भी है। अगर हम बात करते हैं सभी ट्राइब्स में, तो गोंड आपको ज़्यादा विकसित देखने के लिए भी मिल जाएगी। और दूसरा रीजन है यहाँ पर गोंड का नर्मदा रिवर। अगर आप इधर देखते हैं मैप में, क्लियर? तो अनूपपुर से अगर हम बात करें इस तरीके से, तो जो आपकी नर्मदा रिवर पास होती है, तो नर्मदा रिवर के दोनों साइड्स, अर्थात ऊपर क्या है, इस तरफ विंध्य श्रेणी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, विंध्य माउंटेन रेंज है। अगर नर्मदा के साउथ में जाएंगे, सतपुड़ा रेंज आपको देखने के लिए मिलती है, इन्हीं दोनों के बैंक रीजन में। मतलब नर्मदा आप किस तरीके से जो निकली है, उन्हीं दोनों के दोनों कॉर्नर में इस तरीके से क्या है, गौंड ट्राइब से आपकी सिचुएटेड है, वो यहाँ पर रहते हैं। क्लियर है? और गॉन्ड एक्चुअल में अगर गॉन्ड का भी मीनिंग दे दें तो गॉन्ड का मीनिंग होता है कॉन्ड, और कॉन्ड एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है हिली रीजन को। क्लियर है? एक्चुअल में अगर थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ी हो तो कोंडा, आप लोगों ने नाम था वैली कोंडा, पालकोंडा, ये क्या है? सब माउंटेन रेंज है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तो जस्ट लाइक दिस, तो मतलब ऐसी ट्राइब्स जो हिली रीजन में रहती हो या माउंटेन वाले रीजन में अपने आप को सरवाइव करते हो, वहीं पर उनका पूरा कल्चर हो, वहीं पर उनका ऑक्यूपेशन हो, वो ट्राइब्स क्या होती? गॉन्ड कहलाती। तो ऐसा नहीं है, हर जोग्राफिकल लोकेशन से ही उनका ओरिजिन पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर चीज़ें आपने समझी हुई हैं, चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चीज़ों के बारे में आपने बहुत अच्छे सा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ट्राइब्स में आपको ज़्यादा समय लगेगा या ज़्यादा परेशान होने की कोई समस्या है। क्लियर है? तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताने वाला था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्लियर, तो ये सहारिया हो गई, भील हो गई, गोंड हो गई, ये आपकी कोल हो गई। इसके अलावा एक ट्राइब्स और बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो वो एक्चुअल में आपकी कहाँ पर? छिंदवाड़ा में, जो पातालकोट वाला रीजन पड़ता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं भारिया ट्राइब्स। भारिया का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? भारिया का मीनिंग होता है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब ऐसी ट्राइब्स जो एक्चुअल में क्या करती है,
शिक्षा वाले कामों को छोड़कर एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, जैसे आप देखते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे या ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्या नाम है बैलगाड़ी वगैरह या तांगा बैल चलाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके गुड्स होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल में तो भारिया ट्राइब्स का अगर मेजर पॉपुलेशन देखी जाएगी तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो उनका मेन रीजन है पातालकोट, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मेजर मेजर ट्राइब्स के रूप में आपको भारिया ट्राइब्स देखने के लिए मिलेगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एमपी मध्य प्रदेश शासन ने, अगर हम बात करते हैं तो आपकी 3 बैकवर्ड ट्राइब्स हैं। बैकवर्ड का मतलब होता है जो आपकी बहुत पिछड़ी हुई जनजाति हैं, इन द सेंस थोड़ा सा मैं उस पर आ रहा हूँ। एक्चुअल में 1970 के अराउंड, जितना मैं डेट रिकॉल कर पा रहा हूँ, 1970 के आसपास एक डेवर कमीशन बनाया गया था। ये नेशनल लेवल की बात बता रहा हूँ। डेवर कमीशन बना था। इस कमीशन को ये काम दिया गया था कि एक्चुअल में जो एसटी हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आई थिंक टिल डेट 705 705 ट्राइब्स पूरे इंडिया में रहती हैं, जिसमें से 43 ट्राइब्स आपके केवल मध्य प्रदेश में। तो डेवर कमीशन का एक्चुअल में फॉर्मेशन इसलिए किया गया था कि आपको ये देखना है कौन सी ट्राइब्स मेजर रोल प्ले कर रही है, किस ट्राइब का क्या सोशल स्टेटस है, किस ट्राइब्स का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, किस ट्राइब्स का कल्चरल स्टेटस क्या है, कौन सी ट्राइब्स अभी तक के उनका पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में कितना आ चुका है। इस तरीके की चीज़ों को पैरामीटर को आधार बनाकर एक डेवर कमीशन बना था। उसने एक्चुअल में फिर शासन को रिकमेंडेशन दिया और एक बनाया गया पीवीजीटीएस ग्रुप बनाया गया, ट्राइबल ग्रुप्स। क्लियर? तो अगर इसकी हम बात करें, जिसको हम जनरली बोल देते हैं बैकवर्ड क्लास बना दी गई, तो इस ग्रुप में एक्चुअल में आइडेंटिफाई किया गया। तो 3 मेजर क्लासेस आपको यहाँ पर मेजर ट्राइब्स आपको एमपी में देखने के लिए मिलती हैं, जो जनरली आपकी क्या है, अगर मैं बात करूँ उसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैगा, सेकेंड अगर हम बात करते हैं भारिया, क्लियर, तीसरी अगर हम बात करते हैं सहारिया। ये 3 मेजर ट्राइब्स हैं जिनको मध्य प्रदेश शासन की अगर बात करके इनको मानते हैं बैकवर्ड ट्राइब्स के रूप में। क्लियर? तो बैकवर्ड ट्राइब्स का पैरामीटर क्या है? ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो आज भी, मतलब अगर हम बात करते हैं देश को आज़ाद होते हुए, क्लियर, लगभग 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी ये जो ट्राइब्स है ये अभी भी उसी तरीके का अपना क्या कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका वही है। आज भी अगर हम देखेंगे इनके पास मॉल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, एनेमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है, सोशल सिस्टम आज भी बहुत पुअर है, ऑर्थोडॉक्स बहुत ज़्यादा चलता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है आपका तंत्र मंत्र साधना, आज भी ये डॉक्टरी ना करा के तो किसी प्रकार का अपना तंत्र मंत्र साधना से ज़्यादा इलाज करा दें। तो इस तरीके की बहुत सारी पैरामीटर्स बनाए गए जिनके आधार पर हमने ये बात किया कि ये ट्राइब्स एक्चुअल में आज भी क्या कर रही है, सफर कर रही है। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बना डाली, बहुत सारे कमीशन बन गए, बहुत सारे एक्ट हम लेकर आ गए, क्लियर है, फिर भी आज भी इनकी अगर प्रेजेंट टाइम में हम स्टेटस की बात करें तो बहुत ही पुअर कंडीशन है। इस कारण से इनको अगर हम बात करें, जो आपका प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसको हम पीवी टीजीएस के नाम से जानते हैं, उस ग्रुप के अंतर्गत टोटल 75 ट्राइब्स को रखा गया है। उन 75 ट्राइब में से ध्यान रखना आपकी 3 ट्राइब्स क्या है, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती है। तो इन पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इन तीनों में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। अब थोड़ा सा और इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केवल अभी जनरल आउटलाइन ही दे रहा हूँ आपको, बाकी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब आएंगे। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो मैंने बात की भारिया की, तो भारिया मेजरली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और खासकर इसका जो एरिया है ये वाला छिंदवाड़ा में पतालकोट, ये वाला रीजन बहुत फेमस है भारिया ट्राइब्स के लिए। ये भी क्वेश्चन बनता है
उनका एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है गोटेमार, जिसमें आप देखते हो क्या नाम है, छोटे छोटे पत्थर के गोले बनाकर एक दूसरे को मारते हैं। क्लियर है? वो उनका एक्चुअल में फेस्टिवल है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे आएंगे। तो एक्चुअल में उनका वो एक पर्व मनाया जाता है। उसके लिए एक्चुअल में शासन ने काफ़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी वो आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब ये फेस्ट मनाया जाता है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती। हो सकता है पत्थर किसी के सिर में लग जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो उसके लिए इमरजेंसी सिस्टम भी बिल्डअप किया गया है। लेकिन ये आज भी चल रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वहीं बैगा ट्राइब्स की बात करते हैं, तो बैगा ट्राइब्स आपके ये क्या नाम है, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, ये वाले रीजन में आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा देखने के लिए, बैगा ट्राइब्स देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? और बैगा में अगर आपको ध्यान हो तो बैगा से अब आजकल क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि जो पर्सनालिटीज यहाँ डिस्कस हो एक्चुअल में या जो आपके सिलेबस में हो, एक्चुअल में आपको ध्यान है पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड लिस्ट तो बहुत पहले आ गई थी, और शायद अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब अगर आप प्रीवियस प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो मध्य प्रदेश शासन में एक्चुअल में जो ट्राइबल्स रीजन के हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन किया है किसी आर्ट में, किसी म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, एक्स वाई जेड जो भी किया है, उसके लिए उनको अवार्ड दिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को आप जरूर याद रखें। क्लियर है? क्योंकि आपको देखा दुर्गाबाई व्याम पे क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? जो दहियाबाई बेगा पे क्वेश्चन आ चुका है, भूरी बाई पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे मैं डिस्कस कर लूँगा लास्ट लास्ट तक इनको। तो ये एक्चुअल में बैगा वाला रीजन हो गया, ये आपका एक्चुअल में भारिया वाला रीजन हो गया, और ये आपका रीजन कौन सा हो गया, सहारिया ट्राइब्स का रीजन हो गया। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर टोटली अगर बात करें, मेजर ट्राइब्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें भील, गौंड, कोल। क्लियर है? इसके अलावा 3 आपकी जो मेजर बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, भारिया, बैगा एंड सहारिया, ये 3 आपकी। तो ये 6 जो ट्राइब्स हैं, ये इनके बारे में तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ऑरिजिन कैसे हुआ, कहाँ पर रहते हैं, इनका कल्चर क्या है, इनका ऑक्यूपेशन क्या है। क्लियर है? इनके आगे क्या नाम है, इनके लिए स्कीम्स कौन कौन सी है, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ें आपको सब यहाँ पर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं इन्हीं ट्राइब्स में, तो कुछ एक दो और ट्राइब्स हैं, जैसे अगर हम बात करें, इसमें आ जाते हैं कोरकू, इस पे क्वेश्चन आता है। ये एक्चुअल में कोरकू की अगर हम बात करें, तो कोरकू बेसिकली आपको कहाँ पर रहती है, कोरकू आपको यहाँ पर मिलेगी होशंगाबाद, हरदा, बैतूल वाले रीजन में आपको जनरली देखने की मिलेगी। तो आपको अगर विथ मैप, अगर मैप के साथ अगर आपने ट्राइब्स के लोकेशन को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो एक तो आप उनके कल्चर को बता सकते हैं। क्लियर है कि आपका टॉपिक है जिसमें हम एमपी के लोकल कल्चर की बात की है, लोकल डांस की बात की है, लोकल म्यूजिक की हमने बात की है, लोकल डायलेक्ट अर्थात बोलियों की हमने बात की है। तो अगर आपको वहाँ के, देखो छोटी सी बात समझो, आप लोग कैसा कल्चर होगा, जैसे वहाँ लोग रहेंगे। क्लियर? जैसे आप बोलते हो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो आपको पता नॉर्थ इंडिया में किस तरीके, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, इस तरीके के रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस वाले देवताओं की अब जो भी उनका कल्चर है, या जो भी उनके फेस्टिवल वो अलग है। साउथ में अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनका अपना अलग कल्चर है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनकी जोग्राफिकल कंडीशन। जहाँ पर मेजर रिवर निकली होगी, ओबियसली उनके कल्चर किससे जुड़े होंगे, नदियों या वाटर रिसोर्स से जुड़े होंगे। जो घने जंगल में होंगे उनके कल्चर उससे जुड़े होंगे, जो माउंटेन रीजन्स में होंगे उनके कल्चर उससे जुड़े होंगे। तो एक्चुअल में अगर आपको एमपी में पूरे ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस भी आइडेंटिफाई है, तो एक समथिंग समथिंग आइडिया आपको मिल जाता है कि इस तरीके का कल्चर यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे अगर बात करें, तो कोरकू बेसिकली इस वाले रीजन में लाई करती है। कोरकू के अलावा अगर हम बात करते हैं, क्लियर, कोरकू के अलावा अगर हम बात करें, तो आपकी पनिका एक ट्राइब्स है। ये एक्चुअल में बहुत
क्वेश्चन इससे अब बनने लगे हैं। पनिका की अगर बात करें तो पनिका एक्चुअल में ट्राइब्स है, लेकिन ये एक्चुअल में किसको मानती है? कबीर फिलॉसफी को फॉलो करती है। जैसे कबीरदास जी थे ना आपके, अगर बात करते हैं कबीरदास जी की जो फिलॉसफी थी, क्लियर है, उनके बारे में एक्चुअल में उनकी फिलॉसफी को, उनके आइडियल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को लगातार ये फॉलो करते हैं और ये अपना उसका क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो पनका ट्राइब्स एक्चुअल में आपको ये पूरे रीजन में देखने की मिल जाएगी, सिंगरौली से सीधी से या रीवा सतना पन्ना, ये पूरे रीजन में आपको पनका ट्राइब्स स्कैटर्ड फॉर्म में, स्कैटर्ड का मतलब है इकट्ठा संकुल नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ टुकड़ों के फॉर्म में ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? पनिका के अलावा अगर बात करें, कुछ आप किसमें दिए हुए, जैसे बंजारा एक ट्राइब्स होती है, गाना आपने सुना होगा बहुत सारे, तो उसमें पिक्चरों में देखा होगा, मूवियों में बंजारे के बारे में कैसा लाइफ स्टाइल होता है, बस वही बंजारा पढ़ना है। बंजारा क्या एक्चुअल में एक मूवेबल ट्राइब है, घुमंतू जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? मतलब ये कभी भी परमानेंट स्टेबल नहीं होते। आप लोग अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रूरल एरिया में अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक पूरा का पूरा ग्रुप आता है, लगभग 40-50 लोगों का, अपना बैलगाड़ी अपने साधन के साथ रहते हैं, फिर वहीं रहते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, वहीं खाते पीते हैं, उसी बम तंबू बनाकर उसी के अंदर रहते हैं, फिर ऐसे करके फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये बंजारा ट्राइब बेसिकली एमपी में मिलती है, लेकिन अगर मूल अगर उसका ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली आपको इधर मिलेगी, राजस्थान, और ये जो है ना मुरैना भिंड वाला रीजन, जो यूपी एमपी और राजस्थान तीनों में लगा हुआ है, ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा स्पेशली रहता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर इसके पारधी ट्राइब है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी क्या नाम है, भिलाला, जो भील का ही सब ट्राइब्स है, उस पर क्वेश्चन जनरली आ जाता है। अगरिया एक ट्राइब्स है, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगरिया ट्राइब्स हो गई, तो ऐसे अगर बात करते हैं तो टोटल 43 से अगर मैं काउंट करूं, तो अगर आपको मोस्ट ऑफ 10 to 15 ट्राइब्स के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इतने में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। एक बार आपको देखना रिव्यू सभी 43 ट्राइब्स का है, उसके सब ट्राइब्स के बारे में जनरल स्टडी करना है। लेकिन अगर आप 10 से 12 या 15 ट्राइब्स के बारे में ब्रीफली या डेप्थ में उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप ये ध्यान रखें कि उतने में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो जो आपका सिलेबस का, अब आ जाते हैं हम पहली स्लाइड्स में फिर से इसमें, क्लियर। तो हम किसकी बात कर रहे थे? ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करनी है। फिर इसमें मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपको भील के बारे में, गोंड के बारे में, कोल के बारे में, शहरिया के बारे में, कोरकू के बारे में, क्लियर है, भारिया, बैगा, क्लियर। इन सभी ट्राइब्स के बारे में लिखा ना आपका एक टॉपिक, देखो मेजर ट्राइब्स, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। मेजर ट्राइब्स का मतलब है कि इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, मेजर ही, मेजर का मतलब उनके हर एक पहलू पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है भगोरिया, जो मैंने भी बताया, भगोरिया एक फेस्ट होता है व्हील ट्राइब्स का, जो जनरली आपके वेस्टर्न एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है। होली के जब पर्व आता है आपके यहाँ, उसी टाइम पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। होता क्या है एक्चुअल में, इसमें ये 7 डेज का एक फेस्ट होता है। इसमें अगर बात करते हैं, शुरू के 2 दिन होते हैं, जिसमें अगर बात करें गोल गधेड़ो, उनके 3 नाम होते हैं, गोल गधेड़ो चलता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो एंड उजाड़िया, इस तरीके से इनके 3 शब्द दिए गए हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो यंग मेल एंड फीमेल रहते हैं वो आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा हार्ट मेला टाइप का लगता है, वहाँ पर लोग रहते हैं, क्लियर। लड़के लड़कियां अपने आप को पसंद करते हैं, जो पसंद आता है उसके गाल पे गुलाल लगा देते हैं। ऐसा ये 2 दिनों तक फेस्ट चलता है, क्लियर। फिर गोल गधेड़ो आता है, जिसमें उनके परिजन, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। इस तरीके का फेस्ट 3 दिन चलता है। फिर लास्ट में आता है आफ्टर 2 डेज उजाड़िया। उजाड़िया का मतलब होता है लास्ट के 2 दिन में लोग शॉपिंग करते हैं उस बाजार से,
देन आफ्टर वो जो फेस्ट है वो समाप्त हो जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से गॉन ट्राइब्स में एक होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं गॉन ट्राइब्स के अंतर्गत, घूतुल। ये क्या होता है? एक यूथ क्लब होता है। यूथ का मतलब युवा है क्या एक्चुअल में? तो यहाँ पर जो यंग मेल फीमेल लोग, मेल है फीमेल है, वो रहते हैं यहाँ पर। उनको एक्चुअल में आगे की सामाजिक एजुकेशन, अगर मैं बात करूँ तो इसको जनरली कई लोगों ने गलत भी समझा है कि अपनी पसंद का विवाह करने के लिए, समझने के लिए। तो इसमें ध्यान रखना, यंग लोग तो शामिल होते हैं, साथ में जो उनके वरिष्ठ गार्जियन होते हैं उनको सोशल एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन, कि आगे आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या क्या इसके इंडिकेशन हो सकते हैं, मतलब आगे की लाइफ कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे, ये सभी चीज़ें एक्चुअल में इस यूथ क्लब के अंतर्गत डिस्कस की जाती है। तो ये किसका बेसिकली? गॉन ट्राइब्स का है। क्लियर। इसी प्रकार से भारिया ने अपना बनाया हुआ है, ठीक है, भील ने अपना अलग बनाया हुआ है। तो इनके अलग अलग जो छोटे छोटे यूथ क्लब हैं, इनके बारे में भी लगातार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बारे में कम से कम बेसिक आइडिया इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। फिर आ जाते हैं अपने पहली स्लाइड्स पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कीम्स, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, मेजर ट्राइब्स एंड प्रोविजंस। मतलब क्या क्या इनके इन ट्राइब्स को सिक्योर करने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनको और आगे प्रोग्रेस करने के लिए, इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कुछ आपके लीगल प्रोविजंस हैं, कुछ एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, कुछ आपके रेगुलेटरीज बनाई गई हैं, कुछ आपके कमीशंस बनाए गए हैं, कुछ आपके बोर्ड्स बनाए गए हैं। इस तरीके से पूरा एक ग्रॉस समरी रहती है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। तो दो चीज़ें मैं बहुत बेसिकली आपको डिस्कस करना चाहता हूँ क्लियरली। देखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगर आर्टिकल 366 25 की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजाति होती है, उसको बताया गया है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ट्राइब्स वर्ड्स को यूज किया है। क्लियर। मतलब ट्राइब्स शब्द यूज हुआ है, डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्लियर। ये चीज को ध्यान रखना। ट्राइब्स वर्ड्स का मीनिंग निकालना क्या है, बस। कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उसका क्या प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, इसका प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। केवल क्या बताया गया आपको, केवल जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ड्स है इसको इंडिकेट किया गया है आर्टिकल के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 14 या 15 ऐसे सारे अगर बताएं तो एक बहुत लंबी सूची बन जाती है, जिसमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। जो आपके, जैसे आप ये है ना, आपकी क्या नाम है, पब्लिक सर्विसेज हैं, एमपीपीएससी एग्जाम कराती है, उसमें देखिए एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके लिए अलग से उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही है। क्लियर है। इसके अलावा उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अधिकार है। डीपीएस में आर्टिकल 45 46 के लिए शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए प्रमोट करते हैं। वहीं आर्टिकल 3 अगर बात करते हैं, वन क्या नाम है, इसमें विधानसभा के केस में एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 330 एंड 332 जो लोकसभा में ट्राइबल्स के प्रॉपर क्या नाम, प्रॉपर नॉमिनेशन की बात करता है। प्रॉपर नंबर कितने हैं, क्या ट्राइब्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में बात कही गई है। अगर अगर मेजर आज के टाइम पे बात करें तो शायद 47 सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब लोकसभा की 47 सीटों में केवल कौन चुनाव लड़ सकते हैं? केवल अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव इसमें लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में उसमें देखी जाती हैं। तो इस तरीके की एक नंबर ऑफ लिस्ट है, आगे स्लाइड्स में मिलेगी। वो एक नंबर ऑफ लिस्ट है। तो आपको क्या करना है, केवल उस लिस्ट को
जो सीरियस कैंडिडेट उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, उस लिस्ट को, ठीक है, डिजिटल जमाना सब चल रहा है, ठीक है, फिर भी बोल रहा डिजिटल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम हमेशा हार्ड कॉपी में ही करना है। आप A4 साइज भेज लीजिए, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो लिखिए, उनका एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखिए, उसको ऐसे निकाल के दीवार में पेस्ट कर दीजिए। बस उसको देखिए 1 हफ्ते, क्लियर है। यही काम करना है आपको ट्राइब्स में, क्योंकि जो यूनिट 10 है, अगर पूरी 1 से लेकर 10 यूनिट तक की बात करूं, तो यूनिट 10 में बहुत नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, कितना याद करोगे भाई। और ये सीपीयू कितने दिनों तक स्टोर करके रखेगा, क्लियर है। तो कुछ ऐसी चीजें जो हमें बार बार भूल रही हैं, तो आप उसका एक काम किया करना, A4 साइज में उसको नोट डाउन किए, उसको करके दीवार में पेस्ट कर दिया, उसको देखिए, हफ्ते 10 दिन में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप कुछ भी काम करते हो उनको देख लीजिए, ये याद हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो मैं अपने यूनिट 10 के लिए बता रहा हूँ, ऐसा आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। आई थिंक टीचर ने डिस्कस भी किया होगा, ये चीज़ें आपको करना है। दूसरा, एक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल की अपने बात कर ली, इसमें अगर प्रोविजन की अगर हम बात करें, तो पहला आता है आपका, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, संवैधानिक की बात करते हैं, तो ये आपके संविधान में इनकी एक सूची आपको देख लेना है। दूसरी हम बात करेंगे जो आपके रूल्स एंड लॉ हैं, ठीक है, जो आपकी पार्लियामेंट ने क्या किया है, बनाया, जैसे एस्ट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसको आप बोलते हैं ना एक्चुअल में SC/ST एक्ट, आप लोग ने पढ़ा पहले MPPSC के सिलेबस में, ये था 2020 के पहले, क्लियर। तो इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, SC/ST एक्ट आया, कब आया, कब पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने इसके पार्ट हैं, और 1-2 सेक्शन आप डिस्कस कर ली, मोर देन सफिशिएंट। इस तरीके से आपको 2-3 एक्ट मिल जाए, ये तो नेशनल लेवल पे बनाया गया था। इसी प्रकार से MP गवर्नमेंट ने भी ST के लिए अलग से रूल एंड रेगुलेशन बनाए, उसको पढ़ना है आपको। फिर चौथी बात अगर हम बात करते हैं कमीशंस, ठीक है, कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो कमीशन की जनरली अगर हम बात करें, तो इसमें आपको जो आर्टिकल 338A, पॉलिटी आई थिंक जिनकी हो गई हो तो शायद समझ रहे होंगे मेरी बात को, जिनकी नहीं हुई होगी तो वो आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 338 एक्चुअल में अगर आपको मालूम है 89th अमेंडमेंट, आई थिंक 2023, 2003 मतलब 2003 में 89th अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। पहले एक्चुअल में अनुसूचित जाति मतलब SC&ST कमिश्नर हुआ करता था, फिर बाद में उसको कमीशन बनाया गया, तो एक कंबाइंड क्लास थी एक्चुअल में। तो फिर ST को की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, ST को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ST के जो सोसाइटी है, जो उसका आर्ट एंड कल्चर है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो उनकी सोसाइटी है, उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए क्या किया गया, एक्चुअल में आपके लिए अलग से एक कमीशन की फॉर्मेशन की बात की। 338 क्या इंडिकेट करता है, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके लिए एक बॉडी बनी हुई है, जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स होते हैं, क्लियर। ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, इसको भी आपको यहाँ पर एक मेंशन रखना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात करें, मध्य प्रदेश शासन में भी ST कमीशन है, इसमें 1+2 की वो चलता है रेशियो, एक अध्यक्ष 2 मेंबर होते हैं, कौन इसका करंट में चेयरमैन है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि लगातार एग्जाम में फैक्चुअल पॉइंट के व्यू में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है कुछ आपके क्या नाम है, रेगुलरिटी या बोर्ड्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, ठीक है, ऐसा मध्य प्रदेश शासन में 70s के दशक में बनाया गया था। जैसे कुछ छोटे छोटे आपके बोर्ड्स बने हुए हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए फाइनेंस या फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए फंड प्रोवाइड्स कराते हैं। ये चीज़ें आपको जनरली यहाँ पर डिस्कस करनी है। इसमें भी क्या करना, प्रीलिम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में देखो,
मेजर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन उनकी एक सूची बना लीजिए, 4-5 लॉ हैं उनकी एक सूची बना लीजिए, दो एक कमीशन है आपको उसको लिख लीजिए, 2-3 एमपी के बड़ी बड़ी बोर्ड एजेंसीज और बोर्ड हैं उनको लिख लीजिए, 2 पेज लगाइए और ऐसे दीवार में पेस्ट कर दीजिए, हो गया काम। उनको एक हफ्ते तक थोड़ा 5-5 मिनट भी अगर रोज देखेंगे इतने में आपका काम हो जाना है। मेरी बात आ रही समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है चीज़ें? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड्स में। आई थिंक इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी, अभी केवल मैंने डिस्कस किया है। अगर बात करते हैं इसमें ट्राइब्स, ठीक है, और ट्राइब्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की हमने। इसके अलावा मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी और प्रोविजंस क्या क्या किए हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब थर्ड वन आते हैं स्कीम्स फॉर द ट्राइब्स। क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं? क्लियर? आप अगर बात करें अगर बात करते हैं स्कीम्स में, जैसे अभी आई थिंक मेरे हिसाब से 2023 में आया था ये टंटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स फॉर दिस पर्पज। क्लियर? इसी प्रकार से बहुत सारे अवार्ड्स चलाए जा रहे हैं। आपको भगवान बिरसा मुंडा क्या नाम स्वरोजगार योजना एमपी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। टांटिया व्हील पे बहुत सारी स्कीम्स चली आ रही हैं। क्लियर है? आपके अगर ध्यान हो रानी दुर्गावती पे स्कीम्स बनाई गई हैं, उस पर भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, इसको तो आप ध्यान ही रख लो क्योंकि हो सकता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिल जाए आपको पेपर में। क्लियर? अगर आपने पढ़ा हो तो उसको प्रधानमंत्री एनीमिया, क्लियर, एनेमिक रिमूवल स्कीम्स या योजना, सीधा सीधा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री एनीमिया मुक्त अभियान या योजना जो आपकी क्या नाम मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी, जिसका बेसिकली मोटिव क्या था? इसमें जो आजकल अगर आपको देखने को मिलती है एमपी में सिक्कल सेल एनीमिया, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बायो में, तो सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता कि जो आपकी आरबीसी होती है इस तरीके से, उसका साइज एक्चुअल में अर्धचंद्राकार हो जाता है इस तरीके से। और ये क्या है आपकी एक हेरिडिटी या अनुवांशिक बीमारी होती है। और मध्य प्रदेश की ट्राइब्स में अगर बेसिकली बात करें तो ये समस्या बहुत बड़ी है। इसके क्यों फिर हम इसकी उन्मूलित कर रहे हैं? इसका वेटेज कहाँ पर आ रहा है? एक्चुअल में ये सिक्कल सेल एनीमिया है, अर्थात जो भी बच्चा पैदा होगा, जो भी उसको अनुवांशिक बीमारी होगी, उसमें क्या हो जाएगा? वो एनीमिक हो जाएगा। एनीमिक मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी होने का मतलब क्या हो गया? मॉल न्यूट्रिशन की समस्या आ गई। क्लियर है? तो आप उसके डिलीवरी के लिए व्यवस्था करें, उसके पोषण के लिए व्यवस्था करें, फिर जब बच्चा बर्थ हो जाए फिर उसको कुपोषण होना उसकी व्यवस्था करें। तो कितना वेटेज है शासन के ऊपर, फंड के ऊपर। और दूसरा, उस बच्चे की लाइफ सरवाइव होगी या नहीं होगी ये भी नहीं हम बता सकते। क्लियर? तो प्रधानमंत्री सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम एक्चुअल में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया, ध्यान रखना, 2047 मोदी जी का जो विजन है ना, डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, 2047 तक इस प्रॉब्लम को हमको रिड्यूस करना है। क्लियर? तो ये योजना अपने आप में हाईलाइटेड एग्जाम में आएगी आएगी। फिर आपको ध्यान हो आपके यहाँ एक्चुअल में क्या बोलते हैं इसको, पैसा जो है अधिनियम आया था पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज 1996 ऑन इम्प्लीमेंटेड 2022, जिसको अमित शाह जी आए थे यहाँ मध्य प्रदेश में शहडोल में, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी भी थी। उनको हमने क्या बोला कि जो ट्राइबल्स एरियाज हैं, अगर अगर हम बात करें 89 ब्लॉक्स हैं आपके ट्राइब्स से, आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर एक्चुअल में रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जो पॉलिसी वो किसको दे रख रहे हैं? अब हम जनजाति और ट्राइब्स को दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से उन रिसोर्सेज का यूज करें और अपने आप को डेवलप करें। तो उसके लिए योजना चलाई गई है। और एक अभी प्रधानमंत्री आदि योजना के नाम से लॉन्च हुई, आई थिंक 2023। क्लियर? ये स्कीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आदिवासियों ट्राइब्स के लिए
हमने बहुत सारी फंडिंग की और आर्थिक सहायताओं की बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों में जहाँ भी ट्राइब्स के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, और दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। लिख लो आप। क्लियर। एक क्वेश्चन ट्राइब्स स्कीम्स का 10वीं यूनिट से मिल जाएगा, तो एक क्वेश्चन ट्राइब्स स्कीम्स का यूनिट नंबर 2 से मिल जाएगा, जहाँ पर एमपी के बारे में लिखा हुआ हिस्ट्री और उसके कल्चर के बारे में बात की है। ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आना ही आना। अगर 8-10 स्कीम्स ये पढ़ने से अगर हमारा एक आध क्वेश्चन सही हो जाता है तो क्या दिक्कत है। उसको भी आपका क्या करना है, एक फोर साइज बनाइए, नाम लिखिए ऊपर, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए फेमस स्कीम, फटाफट नाम लिखिए, ईयर लिखिए, उनका एक एक लाइन मुद्दे से लिखिए और पेस्ट उसको चिपका दीजिए दीवार में। क्लियर। उतने में काम हो जाना है आपका। तो फालतू इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल, ये चीजें वो चीजें देखने से अच्छा इतना अच्छा काम तो आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। वो कंटेंट भी आपको स्लाइड्स में पीपीटी में मिल जाएगा। क्लियर है चीजें। लेकिन मेरा है कि थोड़ा सा अप्रोच बदले पढ़ने में। मैं नहीं बोलता कि रट्टा रट्टू तोता बनना है। कुछ चीजें तो मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी, नो डाउट इसमें, लेकिन कुछ चीजें समझ कर पढ़िए ना। समझ कर पढ़ेंगे लॉन्ग टाइम तक जाएगा, रट कर पढ़ेंगे कमरे से बाहर निकलेंगे और ऊपर से निकल जाएगा। तो एक्चुअल में आपको क्या करना, रोज अपना सिलेबस रखिए। जो मेरी 10वीं यूनिट है, मैं तो बोलता रोज उस सिलेबस को, जब तक क्लास है पूरा सिलेबस याद हो जाना चाहिए। सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसके सब टॉपिक याद हो जाना चाहिए। इतना अगर याद होगा तो समझ लेना कि 10 यूनिट में से 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन, और बहुत अच्छा लक अच्छा रहा तुम्हारा तो सकता है 10 के 10 क्वेश्चन से तुमसे बन जाए। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें जो ट्रेडिशनल सेक्शन है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, और जो मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं तो उनको मैं क्लास में आपको बताता जाऊंगा। तो जो चीज़ें आपको लगे ठीक है, सुनने में आए, तो आप प्रॉपर खुद ही नोट डाउन कर लीजिए। जो मुझे लगेगा तो मैं बोर्ड में लिख दूंगा। क्लियर है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वर्चुअल कम्युनिकेशन है। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग पेन कॉपी लेकर पढ़ रहे हैं, कौन से गाने की तरह सुन रहे हैं। किसी ने तो फोन ऑन करके ऐसे साइड में रख दिया होगा, बोले सर बोलते रहे कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कुछ स्कीम्स की जनरली हम बात कर रहे थे। फिर आते हैं हम अपनी पहली यूनिट पे, पहली स्लाइड्स पे। इधर आ जाइए। तो स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइब्स, उनके कल्याण के लिए, उनका सोशल कल्याण कैसा हो। एक आपको मालूम है इसमें योजना चलाई गई थी, ट्राइबल्स आदिवासी पोषण योजना, जिसके तहत आपको मालूम है 1,000 रुपए प्रति मंथ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनके पोषण के लिए दिए जाते हैं। आपको मालूम है एक स्कीम्स और चलाई गई थी, राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। मतलब आपको राशन लेने नहीं आना है, जंगल में रहने वाले ट्राइब्स के हम घर में जाकर राशन देकर आएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके कुछ स्कीम्स हैं। ये जनरली आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर एमपी का उठाकर देखोगे, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि यूनिट नंबर 6 विदाउट डेटा आप कर ही नहीं पाएंगे। पहली चीज ध्यान रखना। तो आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें पूरी सूची दी हुई लिस्ट की, तो इधर उधर देखने से अच्छा कि हम अच्छी किताब देखें। क्लियर है। ये चीजें ध्यान रखना। बताना मेरा फर्ज है, करना आपका काम है। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट सेक्शन, ट्राइबल कल्चर ऑफ एमपी। ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत बड़ा है। लाइन तो एक छोटी सी लिखी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी, जिसमें ट्रेडिशंस, स्पेशल आर्ट्स, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट एंड लिटरेचर। क्लियर। एक चीज और छोटी है, उसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ इसमें। क्लियर। आप इसमें एक चीज और करना है आपको शुरुआत में, सेंसस। वैसे तो एक यूनिट है आपकी उसमें, सेंसस स्पेशली किसके लिए, ट्राइब्स के लिए। ये आपको पढ़ना। एमपी में टोटल कितनी ट्राइब्स है, कितने परसेंट ट्राइब्स है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितना सेक्स रेशियो है, कितना मेल है, कितने फीमेल है, कितना अर्बन सेक्स रेशियो, कितना रूरल सेक्स रेशियो है, कितना लिटरेसी रेट है, कितना अर्बन लिटरेसी रेट है,
कितना रूरल लिटरेसी रेट है, क्लियर है, ये चीजें भी आपको देखनी। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि एमपी का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेट ट्राइब्स रहती है, बालाघाट, क्लियर। एमपी का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे लिटरेसी रेट सबसे पुअर है ट्राइब्स के फॉर्म में, अलीराजपुर। तो कहने का मतलब ये कि चीजें ऐसे आपको देखनी पड़ेगी। सेंसस इसमें अगर बात करें तो कहीं पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये एक स्लाइड में लगवा दूंगा इसमें उसकी सेंसस की, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। लेकिन इतना अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको इतना मालूम ही होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना व्यू है, क्लियर है चीजें। इसमें अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा बात करें तो अगर हम बात करें फोल्क डांस, ठीक है, थिएटर जिसको हम नाटक बोलते हैं, म्यूजिक, ये सब के आगे फॉल्क लगा लीजिएगा, फॉल्क मतलब लोकल डांस, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें फोल्क आर्ट, ये एक्चुअल में क्वेश्चन इनसे बहुत आते हैं। अब तो पहले तो प्री में ही आते थे, अब तो मेंस में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे फोल्क डांस की बात करें, कौन कौन से डांस होते हैं एमपी में, क्लियर है, कौन कौन से चीजें होती हैं, जैसे सैला डांस है, सुआ डांस है, क्लियर। इसको भी अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करते तो आपको किसके बारे में पढ़ना है, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ना है। जैसे स्पेशल फॉर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कौन कौन से होते हैं, स्पेशली बघेलखंड, बघेलखंड में कौन कौन से होते हैं, स्पेशली मालवा एंड निमाड़, ये सभी चारों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। इसकी भी एक हायरार्की बना के आपको एक A4 साइज के पेपर में रख लेनी चाहिए, अगर नंबर चाहिए तो। नहीं नंबर चाहिए तो एज योर विश, कोई बात ही नहीं है फिर, क्लियर। ये छोटी सी एक्सरसाइज स्पेशली मेरी क्लास में यूनिट नंबर 10 में ट्राइब्स के साथ आपको करनी ही पड़ेगी अगर नंबर चाहिए। इतना विश्वास रखो, अगर क्लास बहुत अच्छे से समझी है और जो जो मैंने कहा वो अगर प्रॉपर किया है, तो ये मान लो अगर 10 क्वेश्चन आने हैं इसी यूनिट से, क्लियर है, तो 7 से 8 बहुत इजीली आपसे हैंडल हो जाने हैं। अगर हमारा बहुत अच्छा समय भी रहा तो हो सकता है कि 10 आउट ऑफ 10 भी आ जाए। तो अगर हम टू द पॉइंट, अगर सीधे सीधे अगर हम ऐसे नंबर मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन से मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, क्लियर है चीजें। इसमें एक चीज और थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, पेंटिंग, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना आप लोग। फोल्क पेंटिंग की बात करते हैं, आजकल इससे बड़ा क्वेश्चन आता है। 2023 में नोएडोरा पेंटिंग पे बात कर ली थी, उसके पहले अगर आपको ध्यान हो ढोकरा आर्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, जो बैतूल में फिर शादी के टाइम पे होता है, क्लियर। उसके पहले भूरी बाई पे क्वेश्चन आ चुका है पेंटिंग में। तो पेंटर्स पे क्वेश्चन एमपी का क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा एरिया है जिस पे क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, क्लियर है। तो पेंटिंग की एक सूची पढ़ लेना, इसमें भी कैसे पढ़ना है आपको, पेंटिंग में भी ध्यान रखना कि थोड़ा सा टिपिकल टास्क पड़ जाता है। बुंदेलखंड में कौन कौन सी लोकल बनते हैं, जैसे आप चौक होती ना, पूजा पाठ होते तो चौक बनाते हैं, वो उसे आटे को लेकर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जब दिवाली या होली के बाद भाई दूज का फेस्ट होता है, दूज पुतलियाँ दरवाजे में इस तरीके से बनाते हैं, क्लियर। इस तरीके के आर्ट आते हैं। आप अगर देखते हैं शादी विवाह में, अब तो आजकल कच्चे मकान कम रह गए हैं प्रधानमंत्री जी की कृपा से, तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो पहले क्या होता, शादी विवाह में लोग दीवार बोते थे, बड़े बड़े ढोल, मोर की फोटो, शहनाई, इस तरीके से पूरी पेंटिंग दीवार में की जाती थी। अब तो क्या पक्के मकान हो गए हैं, डिस्टेम्पर लगाते हैं, बहुत महंगा लगाते हैं, तो हम अपने घर को बचाने के लिए आजकल हम ये पेंटिंग नहीं करते हैं, या तो आर्टिफिशियल में से लगा लेते हैं, बाद में उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको बघेलखंड, क्लियर, बघेलखंड की अगर बात करें, मैं बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, ये सभी आपको
देखनी पड़ेंगी, एक सूची बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और चीज़ है जिसको आप बोलते हैं शिल्प आर्ट, या आर्ट के बारे में बात करें जिसमें बम्बू आर्ट। बम्बू आर्ट का मतलब होता है बांस के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है। आप जाइए ट्राइबल रीजन में, झाबुआ तरफ जाइए, अलीराजपुर, तो आप देखिए शहरों में तो आजकल प्लास्टिक आ गई, टोकरी प्लास्टिक की, छोटे छोटे बाउल प्लास्टिक के, लेकिन खाना खाने हम कहाँ जाते हैं? कुटिया में ही जाते हैं। आप चले जाइए ना, छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो इतना फेमस हो रहा है। आप ये देखिए शहर में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, सब 5 स्टार है, एसी एसी सब लगे हुए, एकदम बड़े बड़े बिल्डिंग है, विला टाइप के बने हुए हैं। क्लियर है? आपको खाना खाने में कहाँ मजा आता है? जो ट्रेडिशन दिखाई देता है। आप जैसे राजस्थान रोड में जाएंगे, राजा की धानी कौन सी पड़ते, वहां पर क्या ट्रेडिशन आर्ट बना हुआ है, आपको बाकायदा बांस और लकड़ी के उस तरीके के वो बने हुए हैं, तो उससे क्या अट्रैक्ट हो रहा है और चार्जेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसी तरीके का आर्ट एक्चुअल में एमपी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो बम्बू आर्ट आपको कहते हैं, जैसे टोकरी बनती है, ठीक है, अनाज फटकने के लिए जो सूपा बनाया जाता था, छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे। क्लियर? ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे इस वाले रीजन में। दूसरा मेटल आर्ट। मेटल आर्ट मतलब जो धातु से बनी वस्तु होती हैं, छोटे छोटे पीतल तांबे से, जैसे आप चले जाएं इधर क्या बोलते हैं प्रतापपुरा, टीकमगढ़ के आसपास, वहां पर आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, छोटे छोटे बर्तन, ये सब किसके? मेटल के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से सॉइल आर्ट, मिट्टी से बने मटके घड़े, इस समय गर्मियों के सीजन में देख लो, टोटी वाला मटका इस तरीके से, फिर इस तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाए, तो आर्ट ही तो है। क्लियर है? सिंपल बनाएंगे, कम पैसा मिलेगा उसको, थोड़ा सा अगर आपको आर्ट एंड दिखा दिया आपने अपना, तो ये कॉस्ट डबल हो जाती। तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर? जो मोदी जी ने बोला था ना, वोकल फॉर लोकल। क्लियर? मतलब आप लोग अपने देसी सामान को अडॉप्ट करें। जो मिट्टी के दीपक आते हैं उनका देखिए आप। क्लियर चीजें? तो इस तरीके के तो हमारे यहाँ बम्बू आर्ट है, मेटल आर्ट है, क्ले आर्ट है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, वुड आर्ट है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको सिल्क आर्ट या कॉटन आर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, या प्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे बाग प्रिंट। आपके यहाँ क्या है, धार में चले जाइए, जो साड़ियाँ आती हैं, जो आप क्या बोलते हैं कॉटन के कपड़े होते हैं, बाग प्रिंट बना रहता है, उस पर जीआई टैग लिया हुआ है। चंदेरी चले जाइए अशोकनगर, चंदेरी की साड़ियों पर टैग मिला हुआ है। महेश्वर चले जाइए, महेश्वरी साड़ी मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। क्लियर है बात को? और अगर आपको कोई अगर जानता हो तो आपको मालूम है 2023 में एक्चुअल में उज्जैन में यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। क्लियर? प्रपोज किया गया, और ये देश का पहला एक ऐसा मॉल होगा कंट्री का जिसमें इस तरीके के हम प्रोविजन कर रहे हैं कंट्रीज के। यूनिटी मॉल में क्या है, आपके जो लोकल प्रोडक्ट है, जो आपका जीआई प्रोडक्ट है, जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की, इन सभी को उस मॉल में रखा जाएगा। तो क्या बता रहे हैं कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है, और खासकर एमपी में ही क्यों बनाया गया, पूरे देश में केवल मध्य प्रदेश ही मिला उनको बनाने के लिए, और कहीं चले जाते हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपके यहाँ है, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? लोकल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोबल जोग्राफिकल इंडिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके यहाँ फॉरेस्ट रीजन बहुत ज्यादा है। क्लियर? आजकल मिलावट के युग में ओरिजिनल चीजें ही ज्यादा चल रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आप लोकल आर्ट्स को, लोकल गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे आपके ट्राइब्स है। आप अपनी जनजातियों को, ट्राइब्स को सिखाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। उनको सिखाया जा रहा है कि आप अपने, आपके यहाँ जो बम्बू है, जो आपके यहाँ लोकल प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट्री रीजन है, उसको कैसे एनहेंस किया जा सकता है, उसको कैसे और ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में करने के लिए यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में आपको इसके अंतर्गत
पढ़नी है। क्लियर है? तभी तो हम अभी पहली स्लाइड्स में ही है। तो ये ध्यान रखना, तो जो ट्राइबल कल्चर्स ऑफ मध्य प्रदेश है, जिसमें ट्रेडिशंस हैं, आर्ट्स हैं, इसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। स्पेशली यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा ट्राइबल्स रीजन में। जनजातियों में कौन से बड़े बड़े लिटरेचर हुए जिन्होंने बड़े बड़े पुस्तकें हैं उसके बारे में चर्चाएं की हैं। इसके अलावा कुछ चर्चाएं कर लेंगे, जैसे उज्जैन की बात करें तो कालिदास जी, भर्तृहरि, क्लियर है, आपकी भभूति, हरिशंकर परसाई, क्लियर, शरद जोशी, ऐसे बहुत सारी, महादेवी वर्मा, ऐसे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इससे ध्यान रखना, लिटरेचर से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो पुराना पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। क्लियर है बात मेरी, समझ में आ रही? इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये हिस्सा है कि अगर बात करें डायलेक्ट की, अगर हम बात करते हैं, क्लियर है, बोली इसकी, सॉरी, डायलेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोकल रीजन में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ब्रज कहाँ पर बोलते हैं, अवध, अवध क्या नाम है आपकी, बुंदेली कहाँ पर बोलते हैं, बघेली कहाँ बोलते हैं, मालवी कहाँ पर बोलते हैं, गोंडी कहाँ पर बोलते हैं। तो इस तरीके की जो ट्राइब्स होंगी जनरली, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस एरिया में ब्रज बोली या ब्रज डायलेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या ब्रज भाषा ज़्यादा बोली जाती है, या क्या इसमें होना चाहिए, कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक मैप पढ़ना है, बस उससे ये चीज़ें आपकी सब कवर हो जानी है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत डिस्कस करनी है। क्लियर? इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है इसका? देखो इसका मतलब क्या है। पहला, ऐसी ट्राइब्स पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करनी है, ध्यान रखना, पर्सनालिटीज के बारे में जिनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा योगदान है। वो चाहे 1857 का रिवॉल्ट हो, चाहे आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो, चाहे आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो जिसको हमने बोला नमक तोड़ो, या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और एमपी में जिसको हम क्या बोलते हैं, जंगल सत्याग्रह या फॉरेस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें तो एमपी बहुत आगे है। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, एंड देन आफ्टर आपका फ्रीडम, अगर बात करते हैं जब आपकी रियासतें मर्ज हुई थी, कि रियासतों को शामिल किया गया था इंडियन यूनियन के अंतर्गत, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो 5-6 आपके मेजर इंसिडेंट है, इन सभी 5-6 मेजर इंसिडेंट में आपके देखना कौन कौन सी पर्सनालिटीज ने क्या क्या रोल प्ले किया। जैसे टांट्या भील, खाजिया नायक, भीमा नायक, आप देखेंगे पूरे निमाड़ क्षेत्र को इन्होंने अलग ही ब्रिटिश के खिलाफ लगातार मूवमेंट चलाया हुआ है। इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। बादल भोई, ये आपको मिलेंगे 1924 के बाद, जो छिंदवाड़ा से थे, नॉन कॉरपोरेशन और डिसोबीडियंट मूवमेंट में ज़्यादा काम किया। दुर्गा शंकर मेहता जंगल मूवमेंट में देखने के लिए मिलेंगे। गंजन सिंह कोरकू, क्लियर, ये आपको किस में मिलेंगे, जो आपका जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था उसमें देखने के लिए मिलेगा। गुड्डो बाई, ये आपको जंगल सत्याग्रह से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, टुरिया मुरिया, सिवनी में जो जंगल मूवमेंट हुआ था उसमें पर्सनालिटी देखने के लिए मिलेगी। और क्या नाम है, इसी प्रकार से उमरिया और अदर जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं उन पर्सनालिटीज को डिस्कस करना। तो इसमें 2 सेक्शन है, ध्यान रखना। पहला सेक्शन तो ये है जो आपका सिलेबस बोलता है कि इंडियन मूवमेंट में, मतलब कि भारत की आज़ादी में अब जितने भी इंडिया स्ट्रगल हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें मध्य प्रदेश की ट्राइब्स का क्या योगदान था, व्हाट इज रोल, क्या रोल उन्होंने प्ले किया। और दूसरी अगर हम इसमें जनरली अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एक तो ये हो गया।
दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें एक टॉपिक दिया होगा एमपीज ट्राइबल पर्सनालिटी, एमटीपी। इसके अलावा आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद 1956 बनने के बाद मध्य प्रदेश की ऐसे कौन से मेजर ट्राइब्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के आर्ट को बढ़ाया हो, मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट को बढ़ाया हो, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में सहयोग दिया हो। उन पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, भज्जू श्याम, इनका नाम सुना है? बहुत ही पॉपुलर गोंड पेंटर है। उन्होंने गोंड पेंटिंग को एक्सट्रीमली लेवल पर उठाया भारत में। जो दहियाबाई बेगम, जो दहियाबाई बैगा या बैगा जनजाति से बिलोंग करती हैं, इन्होंने बैगा पेंटिंग को कितना ऊपर बढ़ाया। भूरी बाई, भूरी बाई भी एक फेमस पर्सनालिटी है जिनकी एग्जीबिशन इटली, यूरोपियन कंट्रीज के कई देशों में लगाई गई उनकी पेंटिंग को। तो उन्होंने एमपी को केवल नेशन नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? तो इसमें दो सेक्शन आपको पढ़ना है। पहला सेक्शन वो कहता है जिनका इम्पोर्टेंस आपके फ्रीडम स्ट्रगल में था। दूसरा सेक्शन वो कहता है जिन्होंने एमपी को ऊपर उठाने में, ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो दूसरा सेक्शन उसके बारे में डिस्कस। तो ये एक्चुअल में आपके इस सिलेबस की एक आउटलाइन है। क्लियर है ये चीज़ें? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स एंड, देखो इसमें ट्राइब्स ऑफ एमपी इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट लिखा है ना। मेन चीज क्या, सिलेबस ही समझ में आ जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाए। क्लियर? डॉक्टर इलाज करता है ना, अगर डॉक्टर को बीमारी पहले से मालूम पड़ जाए तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट होता है, अन्यथा फिर हिट एंड ट्रायल चलाते जाओ। तो पहला सेक्शन क्या बोलता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है हमें। दूसरा प्रोमिनेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ द स्टेट्स, जो मध्य प्रदेश की बहुत फेमस है। तो बताएं इसके अलावा जैसे आपका क्या नाम है इनका, दुर्गाबाई व्याम, इनको आई थिंक 2021, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्या नाम है, गॉड पेंटिंग के लिए। अर्जुन धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे थे, ये इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला था पेंटिंग की, उसके लिए सॉरी, डांस के लिए दिया गया था। ये बैगा कम्युनिटी का कोई डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी पहले भी थी, अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आते हैं मेजर इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम, पब्लिकेशन रिलेटेड टू ट्राइब्स ऑफ ट्राइब्स इन एमपी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं पहला इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेटेड का मतलब है कि प्योर 100% ट्राइब्स को बिल्डअप करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, कौन सी स्कूल्स बनाए गए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, कौन से आपके कॉलेजेस बनाए गए हैं, वो बेसिकली डिस्कस करना है। तो जैसे आपका बात करते हैं इंदिरा गांधी, जो आपका अगर मान के जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, क्लियर है, जो अनूपपुर क्या नाम है, अमरकंटक अनूपपुर में देखने के लिए मिल जाएगी। एक आपकी क्या नाम बनाएगी, एक एक्चुअल में हॉस्टल टाइप का वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है जिसमें आप रहेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा सीहोर में भी बनाया गया है। क्लियर? इस तरीके से बहुत सारे आपके यहाँ एमपी में इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन पढ़ना हमें तीन चार ही है जो इंडिया लेवल पे अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत बात कही गई है पब्लिकेशन की, मतलब ऐसे कौन से पब्लिकेशंस हैं जो ट्राइब्स को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट इन द सेंस, कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, कि प्रमोट के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, या उनके ऑक्यूपेशन या उनके व्यवसाय को प्रमोट कर रहे हैं, या उनके कुछ भी जो स्पेशली जो भी उनकी क्वालिटी है उसको पब्लिश कर रहे हैं। जैसे क्या था वन्या प्रकाशन, वन्या पब्लिकेशन करके आप लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है?
ये एक्चुअल में क्या 1980 से इसको मध्य प्रदेश शासन पब्लिश कर रही है। तो ये क्या करते हैं, ट्राइब्स जो आपके फॉरेस्ट्री रीजन में निवास करती है, जो फॉरेस्ट में रहती है, उससे रिलेटेड क्या आस्पेक्ट हैं, उससे रिलेटेड क्या पहलू हैं, उससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उन सभी से या उनकी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये क्या स्टेटस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब इसमें ये बेसिकली होता है फॉरेस्ट वाले रीजन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन हर साल पब्लिश करती है, आप बजट में देखेंगे, जिसमें पूरी की पूरी एसटी रिपोर्ट के नाम से आती है कि मध्य प्रदेश में सूचित जनजातियों का, शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या स्टेटस है और क्या स्टेटस होना चाहिए। क्लियर, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कौन सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या क्या समस्याएं बनी है। क्लियर, ये सभी चीज़ें हमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत, इन पब्लिकेशन के अंतर्गत हम जनरली देखते हैं। क्लियर चीज़ें, तो आपको पहला पढ़ना है मेजर इंस्टीट्यूट इन एमपी फॉर ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनजाति के लिए कौन कौन से संस्थान हैं। दूसरा, मेजर पब्लिकेशन ऑफ एमपी फॉर ट्राइबल क्या फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड स्टेटस, उनके क्या संबंधित विषय वस्तु हैं, क्या उनके स्टेटस है, उनको पब्लिकेट करने के लिए बनाए जाएंगे। क्लियर। तीसरा, अगर इसमें पॉइंट अगर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम तो आप लोग जानते हैं ना। तो म्यूजियम की अगर बात करें, सबसे पहले तो भोपाल से क्वेश्चन आ जाता है, और कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब मुझे लगता है जो भोपाल में रहते होंगे वो तो शायद घूम भी आए होंगे, इंदिरा गांधी जो मानव संग्रहालय बना हुआ है, नहीं गए हैं तो कभी अगर टाइम मिल जाए स्पेशली तो एक बार उसको घूम कर आइए। क्लियर, एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा 100%। एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में ऐसा आता है कि वो जो वहाँ पर पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं ना, फोटो लगे हुए हैं जो वहाँ के लीडर्स हैं या वहाँ के जो उनके अपने ऑर्नामेंट से सामान है उनसे संबंधित लगे हैं, वहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी उठा लिया जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2020-21 के फिल्म्स में आया था कि टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो वहीं पर लिखा हुआ है, जहाँ टांटा बिल की फोटो लगी हुई है ना, ब्रैकेट में इस तरीके से नाम लिखा हुआ है। क्लियर, तो जैसे टाइम मिल जाए तो चले जाइएगा, नहीं तो मैं तो खुद ही बता दूंगा। तो ध्यान रखना कि एक्चुअल में जैसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये म्यूजियम जो बना हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, केवल फैक्चुअल कंटेंट के फॉर्म में, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है ना क्लास, डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फैक्चुअल कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के बाद, अगर हम बात करें बादल भोई। ठीक है, बादल भोई जो आपका म्यूजियम बनाया गया है, चले जाइए आप वहाँ पर छिंदवाड़ा में, वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में पूरा एक चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए जनरली हमें मिल जाती है। उस म्यूजियम के बारे में डिस्कस करना है। आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, दुर्गावती के ऊपर। तो दुर्गावती पे एक्चुअल पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आजकल, आपको मालूम है। एक तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, अभी इसके पहले विधानसभा चुनाव थे, तो पूरा का पूरा फोकस इस समय गवर्नमेंट का एसटी सीट्स पे है। तो आप देखिए ना, अगर थोड़ा बहुत अगर पेपर वगैरह पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना जो मिलेट्स के लिए आए थे, रानी दुर्गावती म्यूजियम, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती ये, तो एक्चुअल में रानी दुर्गावती का जो म्यूजियम बना वो भी पूछ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि जो चीज़ एक्चुअल में जो ट्राइबल पर्सनालिटी हाईलाइटेड है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, एक आइडिया में डिस्कस होना चाहिए, उसके बारे में हम क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए। क्लियर है, तो ये चीज़ें डिस्कस करें, जितने मान के चलिए जितने भी आपके करेंट इशूज होंगे मेरी 10th यूनिट से रिलेटेड। क्लियर है, मैं पीपीटी में दे पाऊँ वो तो नहीं मुझे लगता, लेकिन मैं ओरली डिस्कस जरूर कर लूँगा। तो
सुन रहे हैं बहुत अच्छे से उसको सुने, अपना पेन कॉपी हाथ में लेकर सुने, जो लगे कि ये बात इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत नोट डाउन कर लें, एज योर विश। क्लियर है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए मेरी तरफ से कोई मैंडेट नहीं है। क्लियर? अब आते हैं फाइनली इस पे लास्ट वाले पे। फोल्क के कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश एंड फोल्क लिटरेचर, जो भी मैंने डिस्कस किया था ना इस वाले में, ये कल्चर वाला जो सेक्शन था, तो ये बेसिकली किसके लिए था? ट्राइब्स के लिए था। ये फोल्क कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश एंड फोल्क लिटरेचर, ये आपकी यूनिट नंबर 2 में भी है। यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे मार्च, ठीक है, आपका थिएटर है मालवा का, उसके बारे में पढ़ना। राई, ये बुंदेलखंड का आपको डांस देखने के लिए मिल जाएगा। बधाई नृत्य, ये बुंदेलखंड में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको मालूम इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे नाम नहीं आता, जो सागर के बहुत फेमस राई स्पेशलिस्ट, मतलब जो राई डांस को परफॉर्म करते थे, राम सहाय तिवारी, आई थिंक, जितना मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या था, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। तो एक्चुअल में जैसे मार्च और राई, ये दो स्पेशल अगर बात करें एमपी के लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी पर्सनालिटीज हो, इससे रिलेटेड अगर कोई पद्मश्री अवार्ड मिला हो, इससे रिलेटेड कोई एक्चुअल में कोई इंसिडेंट भी हुआ हो, तो उससे चीज़ें आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाती हैं। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो 2021, 22, 23 फिल्म्स का पेपर उठाइए, आपको मिल जाएगा कि जो चीज़ें करंट में थी उसका बैकग्राउंड से क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, स्पेशली फॉर ट्राइब्स एंड अवार्ड्स एंड कल्चर। क्लियर है चीज़ें? इसी लास्ट में जैसे फोल्क का कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इस पर जनरली आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन, इनके कौन कौन से यहाँ डांस परफॉर्म होते हैं, कौन कौन सी पेंटिंग होती है, संजा, ठीक है, ये एक्चुअल में दिवासा, चित्रे, ये नाम है थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, ये सब मालवा रीजन के हैं। थोड़ा सा डंडा नाच, आड़ा खड़ा, मटकी, ये सब डांस हैं। तो कुछ निवाड़ में होते, कुछ मालवा में होते हैं। क्लियर है? छाहूर, ये बघेलखंड में होता है। ठीक है, बधाई नृत्य, ये बुंदेलखंड में होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि एक्चुअल में लोकल है, और जब आप इन चीज़ों को पढ़ते तो आपको थोड़ा सा अटैचमेंट लगता है कि अच्छा मेरे क्षेत्र में होता है। हो सकता है आप लोगों में सब अलग अलग एरिया के हों, कोई बुंदेलखंड से, कोई बघेलखंड से, कोई मालवा से हो, कोई निवाड़ से होगा, तो उसको क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। इसके बारे में भी हम एक पूरा फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा फैक्चुअल में रहूंगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आने जब मेंस की क्लास होगी तब आप उसमें पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ और है कि दूसरा फोकस मेरा समझाने पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है, जो स्लाइड चल रही है, तो ऑलरेडी आपको मिल ही जानी, पहली चीज़ है। दूसरा, मटेरियल आपको मिल ही गया है, तो स्क्रीन शॉट लेना है या क्या बोलते हैं, डिक्टो कॉपी करना है, तो मेरा कहने का ये तरीका है तो वो सब आपके पास मोबाइल में है ये या लैपटॉप में है। आप मेरी बात सुने, जो आपको लगे उस पॉइंट को नोट डाउन करें, पूरा फोकस केवल सुनने पे लगाइए, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कट कॉपी पेस्ट करें, ये करें, वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा एलोबरेट करके समझेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आज की ये जो आपका पहली क्लास थी या जो मैंने आज डिस्कस किया, उसको मैं कंक्लूड करता हूँ एक दो पॉइंट में। क्लियर है? तो ये एक्चुअल में आपका सिलेबस यूनिट 10 का जो जो भी लिखा हुआ उसमें, तो हमें क्या पढ़ना है, अगर स्पेशली सिंपल भाषा में बात करूँ मैं, ट्राइब्स, कौन कौन सी ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स के सब टाइप्स क्या हैं। क्लियर है? इसके अलावा ट्राइब्स के लिए प्रोविजन कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, कमीशंस एंड बोर्ड्स, ये डिस्कस करना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति कहाँ मिलती है, आर्ट ट्राइब्स का, उनका
उनका कल्चर ट्राइब्स का, उनका ऑक्यूपेशन, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, डांस इत्यादि चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ट्राइब्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, ट्राइब्स रिलेटेड म्यूजियम, ट्राइब्स रिलेटेड पब्लिकेशन, ट्राइब्स रिलेटेड आपकी क्या नाम है मैं लिटरेचर ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेजर ट्राइबल जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंस था और जिनका एमपी के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस था वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर लास्ट में सेंसस ऑफ ट्राइब्स, ये शायद शुरुआत में ही डिस्कस कर लूँगा मैं, केवल 5 मिनट का टॉपिक उसमें जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, ये पढ़ना है आपको। इसका लास्ट टॉपिक आता है फॉल्क आर्ट एंड कल्चर इन एमपी, मध्य प्रदेश का लोकल आर्ट एंड कल्चर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल आज की क्लास थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं चीज़ें डिलीवर करना चाहता था वो आप तक पहुँच भी गई होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई इशू लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मैम से या जो सर से, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है वो चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है चीज़ें? तो फाइनली आज की क्लास में फिर यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।